कैसे हो बच्चों। मैं सीए अमिताभ मुखर्जी आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गाइडेंस हिरापुर दी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। आज का जो क्लास है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर यानी कौन सा? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर का ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुका है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले उन दोनों क्लासेस को बहुत बढ़िया से कर लीजिए, उसका डिटेल नोट्स आप उस नोट डाउन कर लीजिए और फिर जो है इस क्लास नंबर 3 को आप अटेंड कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना बच्चों कि कहीं से भी उठा के हम क्लास कर लिए। अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है, अगर कंसेप्चुअल पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो प्लीज आप क्या करो कि आप सीरियली चीजों को पढ़ो। पहले क्लास 1 कर लो, फिर सेकंड नंबर क्लास करो, फिर थर्ड नंबर क्लास कर लो। क्लियर है? तो आज का जो क्लास है, इससे पहले वाले दोनों क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? हमने आपको कौन कौन से सेक्टर के बारे में बताया था? हमने सबसे पहले पढ़ा था एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर का क्या कंडीशन था इन द ईयर 1947 जब अंग्रेज हमें छोड़ करके चले गए, ये हमने डिटेल में पढ़ा था। सेकंड मैंने आपको बताया था, सेकंड जो क्लास था हमारा, उसमें आपने पढ़ा था अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ा था। और बाबू मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई जो है, इन दोनों इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन इन दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर लो, दैट इज फॉरेन ट्रेड। एंड नंबर 4 इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो बेसिकली इन 4 चीजों से सीबीएसई इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछना ही है, तय है एकदम। तो जिन बच्चों को इन चारों सेक्टर्स का नॉलेज अच्छे से हो जाए, समझ लो इस चैप्टर में उसने अपना पकड़ बना लिया। सर इसके अलावे भी और भी कोई सेक्टर इस चैप्टर में पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। कौन कौन सा? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो सवाल है कि सर फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? बच्चों फॉरेन ट्रेड में क्या होता है ना, फॉरेन ट्रेड में 2 चीज आता है, एक आता है एक्सपोर्ट और एक आता है इंपोर्ट। ठीक है, नाम तो आपने सुना ही होगा। यस सर, क्या समझ रहे हैं? हम लोग क्लास 11 के स्टूडेंट है, बिल्कुल सुना है। वेल डन बच्चों, वेल डन। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे कंट्री में बेचना। इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को अपने कंट्री में लाना, यानी दूसरे कंट्री से इनको खरीदना। तो हमें दूसरे कंट्री पे डिपेंड रहना ही है, क्योंकि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को वहां बेचते हैं और उन लोगों से खरीदते भी हैं। लेकिन अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहां राज कर रहे थे, तो क्या हो रहा था? देखो, ये जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट बहुत धड़ल्ले से हो रहा था। ठीक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट हम कर क्या रहे थे? एक्सपोर्ट हम कर रहे थे रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स। और कहां कर रहे थे? मैक्सिमम, अगर मोर स्पेसिफिकली हम बोले तो मोर देन 50% एक्सपोर्ट कहां हो रहा था? ओनली ब्रिटेन में हो रहा था। समझ लो किस तरह से ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो हमारे यहां से रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट्स, क्या होता है सर प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ये बताइए। जैसे वुड हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, इंडिगो हो गया, और भी कई चीजें जो प्राइमरी चीज होता है, यानी जो लोगों के रोज की जरूरतों की चीज होती है, इन सब को ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री से अपने कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा था। क्यों कर रहा था?
क्योंकि ये सारी चीजों को वो एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा था अपने इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाने के लिए। उनका मकसद ही था अपने यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन कराना। समझ गए? तो मोर देन 50%, सोचो, मोर देन 50% ऑफ द एक्सपोर्ट्स वर कन्फाइंड टू ब्रिटेन। सर बाकी का कहां जा रहा था? बाकी जा रहा था चाइना, श्रीलंका, उस समय श्रीलंका को हम लोग सीलोन बोलते थे, और पर्शिया जो आज का ईरान है। क्लियर है? ठीक है। सर इंपोर्ट क्या कर रहे थे हम लोग? इंपोर्ट का भी कहानी वही था कि हम जो है ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हम इंपोर्ट कर रहे थे। यानी ब्रिटिशर्स का मैंने पहले भी बताया, यही टू फोल्ड मोटिव था कि इंडिया को रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बना दो और उस रॉ मटेरियल से अपने यहां गुड्स बनाओ और उन गुड्स को इंडियन मार्केट में बेच दो। इंडियन मार्केट इतना बड़ा है, इतने सारे लोग रहते हैं, इतना पॉपुलेशन है, या इससे बड़ा बाजार आपको कहां मिलेगा? यहां पे बेच दो। तो इंडिया बेसिकली इंपोर्ट क्या कर रहा था? ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। बात आ गई समझ में? तो इसे हम कहते हैं, इस चैप्टर में हम इसे कहेंगे कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड में आपने दो चीज सीखा। पहला क्या सीखा? हम क्या बन गए थे? इंडिया क्या बन गया था? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी गुड्स। इसमें सर क्या क्या आता है? तो इसमें आता है रॉ सिल्क, ठीक है। दूसरा आता है रॉ कॉटन, तीसरा आता है वुड एटसेट्रा, ठीक है। ये एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल हो गए थे। दूसरा कंपोजिशन में दूसरा चीज क्या आता है? दूसरा चीज आता है हम क्या बन गए थे? इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। जो ब्रिटेन में तैयार हो रहा था गुड्स, उनको हम इंपोर्ट कर रहे थे। हम क्या इंपोर्ट करेंगे? ब्रिटिशर्स हमारा उस समय राजा था, तो वो जो डिसीजन लेता था हमें मानना पड़ता था, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड में बेसिकली बच्चों को जानना होता है कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, और दूसरे नंबर पे आता है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड जो मैं अभी वहां बता रहा था। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड में क्या आपको जानना है कि मोर देन 50% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट were confined to ब्रिटेन। 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम किसके साथ कर रहे थे? ब्रिटेन के साथ कर रहे थे। और दूसरी बात, रेस्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड था वो किसके साथ हो रहा था? चाइना, जो हमारा पड़ोसी कंट्री है। दूसरा पड़ोसी कंट्री कौन है? सीलोन, जो आज के डेट में तुम लोग इनको कहते हो श्रीलंका। क्या बोलते हो इनको? श्रीलंका बोलते हो। उसके बाद आता है पर्शिया। सर पर्शिया कौन है? तो आज के डेट में जिसे आप ईरान कह रहे हो, जिसके साथ भयंकर युद्ध चल रहा है अभी यूएसए का, तो उसे हम पर्शिया बोला करते थे। तो उम्मीद करता हूं कि फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन और डायरेक्शन तुम्हें समझ आ गया। ये सर बिल्कुल समझ आ गया। बच्चों फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आएगा अभी जो टॉपिक बता रहा हूं, और एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है। ध्यान से देखो। सबसे पहले स्विस कैनल की बात करेंगे। तो क्या हो रहा था ना, जब इंडिया और ब्रिटेन के बीच ट्रेड हो रहा था, अभी आपने देखा मोर देन 50% ट्रेड, तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच की दूरी बहुत अधिक थी, तो और रास्ते भी बहुत ना घूम के जाना पड़ता था। यानी उस समय तो वाटरवेज था, कोई रोडवेज तो था नहीं, या फिर एयरवेज तो था नहीं उतना डेवलप्ड, तो हमें घूम के जाना पड़ता था समंदर के रास्ते से।
तो ब्रिटिशर्स ने एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया जिसका नाम दिया स्विस कैनल। शॉर्टेस्ट रूट इन्होंने एक इन्वेंट किया या डिस्कवर किया, ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट, और उसका नाम दिया गया स्विस कैनल। कब किया? 1869 में। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा। इसका मेन मकसद था कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है इंडिया से ब्रिटेन तक का, उसको रिड्यूस कर दो, कम कर दो, और ऑटोमेटिकली अगर टाइम कम हो जाता है ना तो आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो जाता है। क्लियर है? तो इसको आप एमसीक्यू के लिए दिमाग में रखेंगे कि 1869 में स्विस कैनल डिस्कवर किया गया, बनाया गया। तो क्या लिखा हुआ है 1869, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या लिखा मैंने? रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट इजियर। इंडियन मार्केट को आप बहुत जल्दी आराम से एक्सेस कर पा रहे थे, यानी ब्रिटिशर्स कर पा रहे थे इस स्विस कैनल के चलते। अब बात करेंगे एक्सपोर्ट सरप्लस का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको समझना। एक्सपोर्ट सरप्लस का क्या मतलब होता है? एक्सपोर्ट सरप्लस मींस कि जब किसी कंट्री का एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज्यादा हो तो हम उसे एक्सपोर्ट सरप्लस बोलते हैं। यानी हम विदेशियों को सामान बेच ज्यादा रहे हैं इन प्लेस ऑफ खरीदना, यानी उनसे खरीद कम रहे हैं और उनको बेच ज्यादा रहे हैं। तो जब हम फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे, उस वक्त की बात कर रहा हूं, कॉलोनियल पीरियड की, तो उस समय बदले में हम विदेशों से क्या लाते थे? गोल्ड लाते थे, सिल्वर लाते थे और अदर प्रेशियस मेटल्स लाते थे। तो अगर तुम्हारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है इंपोर्ट से, और एक चीज बता दूं, और जब हम इंपोर्ट करते थे तो वही गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस मेटल से हम पेमेंट कर रहे थे। तो सपोज करो किसी साल हमने एक्सपोर्ट किया 100 रुपीस का गोल्ड और पेमेंट किया, इंपोर्ट के लिए हमें गोल्ड से पेमेंट करना है, तो मान ले हमने पेमेंट किया 60 रुपीस का गोल्ड। तो तुम्हारे पास कितने का गोल्ड रह गया? कितने का गोल्ड रह गया? तुम्हारे पास आया 100 रुपए का गोल्ड और गया 60 रुपए का गोल्ड। तो एक्सपोर्ट सरप्लस कितने को कहेंगे? 40 रुपीस को। ठीक है, जो 40 रुपीस का गोल्ड बच गया, दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट सरप्लस। तो ऐसे कंट्रीज को रिच कंट्री माना जाता है जिसका एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। और इस पैसे से, ये जो पैसा बच गया, ये जो इतने रुपए का गोल्ड बच गया, इससे वो कंट्रीज क्या करते हैं? अपने कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन बाबू यहां पे होता है उल्टा। क्या कह रहे हैं सर? यहाँ पे क्या उल्टा होता है? यहाँ पे हो जाता है ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने? ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ये जो वेल्थ क्रिएट हो रहा था एक्सपोर्ट सरप्लस का, ये सीधे कहां चला जा रहा था? ब्रिटेन में। ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए इसको यूज किया जा रहा था, ना कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, इसको दिमाग में रखना। और ब्रिटिशर्स इस सरप्लस को कहां यूज कर रहे थे? इंडियन ऑफिस सेटअप इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में इंडियन ऑफिस सेटअप करने के लिए। एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय ब्रिटेन। ब्रिटेन जो वॉर लड़ रहा था उस समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें वो खर्च कर रहे थे। फाइनेंस द डेफिसिट इन इनविजिबल आइटम्स लाइक टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एटसेट्रा। इनको इनविजिबल आइटम्स बोलते हैं बिकॉज दे आर सर्विसेज। ठीक है ना? कई बार जो है ना हम लोग सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, पर सर्विसेज इनविजिबल आइटम्स होता है, गुड्स होता है विजिबल आइटम्स। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? इनविजिबल आइटम्स, यानी सर्विसेज की बात किया जा रहा है। कौन कौन सा सर्विसेज? बैंकिंग सर्विसेज, टूरिज्म हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, मेडिकल सर्विसेज। इन सारे सर्विसेज पे ब्रिटिशर्स उन पैसों को खर्च कर रहे थे। समझ में आ गई बात? तो ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस है वो इंडिया के डेवलपमेंट में नहीं लगा, वो किसके डेवलपमेंट में लग गया? ब्रिटेन के डेवलपमेंट में। और कुछ बातें हैं यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, एक और डिसएडवांटेज की बात करता हूं कि ये जो एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था उसका एक और डिसएडवांटेज क्या था? एक डिसएडवांटेज हमने आपको बताया कि ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, ये जो सरप्लस बच रहा था वो ब्रिटेन चला जा रहा था। और दूसरा है, इट क्रिएटेड स्कैर्सिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इन द डोमेस्टिक मार्केट लाइक फूड, ग्रेन्स, क्लोथ्स एटसेट्रा।
हम ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था, मतलब क्या, हम क्या एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में? अपना रॉ मटेरियल्स और प्राइमरी गुड्स, अभी अभी बताया। ठीक है, तो उसकी कमी, चूंकि वो सारा प्राइमरी गुड्स और रॉ मटेरियल ब्रिटेन चला जा रहा था, तो हमारे यहाँ उन दोनों चीजों की कमी हो गई। ठीक है, स्कैरसिटी हो गया। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि फॉरेन ट्रेड तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। ये सर बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब सर आगे बढ़ते हैं जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल का। बाबू लोग, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या पढ़ना है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल बेसिकली आर द सोशल इंडिकेटर्स ऑफ एन कंट्री, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, या फिर कह लो तुम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, हेल्थ फैसिलिटीज, इन सब को हम लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल बोलते हैं, जो कि एक कंट्री के सोशल वेलफेयर को इंडिकेट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। तो आओ समझते हैं कि उस वक्त जब अंग्रेज छोड़ के चला गया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया का सोशल इंडिकेटर्स क्या कह रहा था। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बुरी स्थिति में था। अंग्रेज तो इन पे कभी ध्यान दिया ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने इनको ग्रो करने का कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से समझना। एक होता है पॉपुलेशन सेंसस, ठीक है, नाम सुना होगा तुम लोग, पॉपुलेशन सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जहां पे पॉपुलेशन की गिनती होती है। तो पहली बार पॉपुलेशन सेंसस जो इंडिया में किया गया, वो किया गया 1891 में। 1891 में फर्स्ट टाइम। तो उस समय 1891 से 1921 तक, ठीक है, लगभग 30 साल तक ये देखा गया कि इंडिया का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो काफी स्लो है, बहुत स्लोली इंडिया का पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। कारण ढूंढा गया कि ऐसा क्यों है। तो कारण था हाई बर्थ रेट बट हाई डेथ रेट ऑल्सो। जिस तेजी से इंडिया का बर्थ रेट बढ़ रहा था, उतने ही तेजी से डेथ रेट भी बढ़ रहा था। तो जितने लोग जन्म ले रहे थे उससे ज्यादा लोग मर रहे थे, इसलिए पॉपुलेशन बहुत स्लोली ग्रो कर रहा था। ये लगभग 30 साल, 1891 से 1921 तक। उसके बाद आता है स्टेज 2। देखो, स्टेज 1 होता है टिल 1921। टिल 1921 क्या था? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट था। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या था? वाज वेरी स्लो। रीजन क्या था? पॉवर्टी, malnutrition, एपिडेमिक्स, फेमिन्स एंड पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, स्टेज 2 की बात करते हैं। आफ्टर 1921 कंसिस्टेंट राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पॉपुलेशन अब स्लो ग्रोथ नहीं कर रहा था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ठीक है, इसीलिए 1921 को कहा गया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से। ठीक है, अब सवाल है कि सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में सर और हम लोगों को क्या पढ़ना है, आओ देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया का उस समय बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था। दूसरा, लो लिटरेसी रेट था, लिटरेसी बिल्कुल था ही नहीं, बहुत कम था। कितना था? ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एवरेज लिटरेसी रेट था 16% और फीमेल लिटरेसी रेट था 7%। हेल्थ फैसिलिटीज बहुत पुअर था, इट वॉज सो पुअर, कुछ था ही नहीं, डॉक्टर्स थे ही नहीं, गांव में तो डॉक्टर्स थे ही नहीं, जो भी डॉक्टर्स थे अच्छे डॉक्टर्स शहर में थे। ठीक है, अंग्रेज कभी ध्यान दिया ही नहीं गांव में, और मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां रहते थे? विलेजेस में। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बाबू, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैं आपको समझा दूं कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उन 1000 बच्चों में से, जो मान लो 1000 बच्चे का जन्म हुआ, उसमें से कितने बच्चों का डेथ हो जाता है एक साल के अंदर, उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और वो देखो क्या लिखा हुआ है, वो बहुत हाई था। क्या सर इसको न्यूमेरिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसका आंकड़ा, डेटा हमारे पास है, 218 पर 1000 था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यानी 1000 बच्चों में से 218 बच्चे ऐसे होते थे
जो 1 साल उम्र के अंदर ही उनका डेथ हो जाता था, जो कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखें 2015 के डेटा के अनुसार वो अभी है 37 पर 1000। ठीक है कि हर 1000 बच्चे में 1 साल के अंदर कितने की मौत हो जाती है? 37 बच्चों की मौत हो जाती है। तो इसको दिमाग में रखोगे। देन आता है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि एवरेज एज ऑफ इंडिविजुअल्स क्या था। एक आदमी, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कितने सालों तक उम्मीद रखा जाए कि वो जी सकता है। तो उस समय चूंकि बहुत ही मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह कम था, बहुत घड़ी घड़ी फेमिन्स आता था, बहुत घड़ी घड़ी एपिडेमिक्स आते थे, तो लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इसलिए एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स जो यहाँ है वो क्या है बाबू, आप देख सकते हो ओनली 32, ओनली 32 ईयर्स है। और अगर हम देखें ऑफिशियल सेंसस जो आखिरी बार 2011 में आया था, या उसके बाद 2015-16 में उसको अपडेट किया गया था, तो अभी का अगर तुम देखोगे तो 68 ईयर्स है। ठीक है, 68 ईयर्स। उस समय कितना था? 32 ईयर्स। और अभी का अगर हम देखें तो वो 60, और एवरेज एज जो एक इंडियन का है वो है 68 ईयर्स। तो ये सब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। होपफुली यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। इसको बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, इसका नोट्स बनाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।